नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। पिछली क्लासेस में हम लोग लेकर के चल रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का दहाड़ बैच। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग निकलेंगे और डिस्कशन करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपी ट्रिपल एस सी पीटी मध्यकाल। यानी कि आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश की। तो सबसे पहले एक भूमिका बना देता हूं या एक कॉन्सेप्ट बना देता हूं कि दिल्ली सल्तनत वास्तव में कब से कब तक रहा। दिल्ली सल्तनत वास्तव में कब से कब तक रहा। अगर उसकी बात किया जाए तो दिल्ली सल्तनत मेरे दोस्तों शुरुआत होती है 1206 से। यानी दिल्ली सल्तनत का अगर टाइम पीरियड आपसे पूछा जाएगा तो 1206 से लेकर के और चलता है 1526 तक, जब तक कि भारतीय राजनीति में बाबर का आगमन नहीं हो जाता। दिल्ली सल्तनत क्या स्टार्टिंग है तो वही मोहम्मद गोरी की शुरुआत, मोहम्मद गोरी से शुरुआत की जाती है और बाबर से ख़त्म होती है। दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से 5 वंशों के बारे में चर्चा की गई। कौन कौन से 5 वंश थे उस पर आया जाए एक एक करके और एक एक की टाइमिंग पे चर्चा किया जाए। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में आता है गुलाम वंश। कौन आता है? गुलाम वंश। दूसरे नंबर पर आता है दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश। तीसरे में आता है तुगलक वंश और चौथे नंबर पर आता है सैयद वंश और पांचवा या अंतिम वंश जो आता है वो आता है लोदी वंश। तो सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट कि दिल्ली सल्तनत कितने वंशों से मिलकर के बना था या दिल्ली सल्तनत के अंदर कितने वंश कार्यरत थे। तो पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश और पांचवा था लोदी वंश। अच्छा, कार्यकाल के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं कि गुलाम वंश की टाइमिंग, तो गुलाम वंश की टाइमिंग थी 1206 से लेकर के 1290 तक। खिलजी वंश की टाइमिंग थी 1290 से लेकर के 1320 तक। तुगलक वंश की टाइमिंग की बात किया जाए तो तुगलक वंश की टाइमिंग थी 1320 से लेकर के 1398 तक। सैयद वंश की टाइमिंग थी 1414 से लेकर के 1451 तक और लोदी वंश जो कि अंतिम वंश था उसकी टाइमिंग थी 1451 से लेकर के 1526 तक। तो ये मुख्य वंश थे। दिल्ली सल्तनत के मुख्य वंश कौन कौन से? तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है या क्रम नहीं याद होता है या कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है तो एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक भी दे देता हूँ जो सामान्य रूप से आपको पता होगा। गुलाब खिले तो सांस लो। ये सामान्य ट्रिक है कि अगर आपको दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम अगर बार बार दिक्कत कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो सबसे पहले जरा देखिए कि इस लाइन में गुलाब का क्या मतलब है। तो इस लाइन में गुलाब का मतलब है गुलाम वंश। खिले का क्या मतलब है? तो खिले का मतलब है खिलजी वंश। तो का क्या मतलब है? तो का मतलब है तुगलक वंश। सांस का क्या मतलब है? तो सांस का मतलब है सैयद वंश और लो यानी लोदी वंश। यानी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी यहाँ से, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। टाइमिंग 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1398, 1414 से 1451 और लास्ट आपका 1451 से 1526। अब अगर शासकों की संख्या की बात कर दिया जाए तो सबसे ज़्यादा शासक 11 शासकों के साथ बना था। कौन? यानी गुलाम वंश में कितने शासक थे? 11 शासक थे। खिलजी वंश में कितने शासक थे? तो 5 शासक थे।
उसके बाद तुगलक वंश पे आया जाए तो तुगलक वंश में कितने शासक थे, तो 9 शासक थे। उसके बाद सैयद वंश पे आया जाए तो सैयद वंश में कितने शासक थे, 4 शासक थे। और सबसे पीछे आता है आपका लोदी वंश, तो लोदी वंश में कितने शासक थे, तो 3 शासक थे। अब कुछ प्रश्न तो यहीं से आपके बनने अब शुरू हो जाएंगे कि यदि आप इस पूरे को देखिए तो इस पूरे को देख करके आप पता चल रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, कितने वंश हैं, तो 5 वंश हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर बात किया जाए कि किसकी क्या टाइमिंग थी, तो टाइमिंग भी आपको दिखाई दे रही है कि 1206 से लेकर के 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1398, 1414 से 1451 और 1451 से 1526, ये टाइमिंग हो गई। दूसरे नंबर पर शासकों की संख्या के बारे में चर्चा किया जाए कि शासक किस में ज़्यादा थे, तो सबसे ज़्यादा शासक आपको दिखाई दे रहे हैं कहाँ पर, तो गुलाम वंश में। और सबसे कम शासक दिखाई दे रहे हैं कहाँ पर, तो सबसे कम दिखाई दे रहे होंगे लोदी वंश में। तो 11 शासक, 5 शासक, 9 शासक, 4 शासक और 3 शासक। तो गुलाम वंश में 11 शासक, खिलजी वंश में 5 शासक, 9 शासक तुगलक वंश में, 4 शासक सैयद वंश में और सबसे कम किस में, तो सबसे कम लोदी वंश में। यह सामान्य प्रश्न आपका, या सामान्य जो एक इंट्रोडक्शन है वो दिल्ली सल्तनत की हो गई। अच्छा, दिल्ली सल्तनत शब्द अगर आता है तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं शासन की, कि एक ऐसा एरिया जहां पर पूरा का पूरा दिल्ली ही केंद्र में होगा। क्योंकि हमने बताया था कि सबसे पहले केंद्र में कौन था, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो केंद्र में मगध या पाटलिपुत्र था। दूसरे नंबर पर जब हर्षवर्धन राजा बना तो हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी बनाई किसको, तो कन्नौज को। अब कन्नौज के जब आप ऊपर चढ़ते हो तो दिल्ली सल्तनत जो है वो केंद्र में आती है, यानी दिल्ली केंद्र में आती है। यानी सीधा सा मतलब है कि जिसने दिल्ली पर अधिकार जमा लिया वह सीधा सीधा भारत के केंद्र में विराजमान होगा और भारत की मुख्य शासक की भूमिका में माना जाएगा। तो इसी तरीके से दिल्ली सल्तनत। अब यहाँ शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये शुरुआत होती है मोहम्मद गोरी जब पूरे तरीके से जीत जाता है, विजित हो जाता है, तो मोहम्मद गोरी अपनी जगह पर बनाता है किसको, तो अपनी जगह पर बनाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक। और यहीं से शुरुआत होती है गुलाम वंश की। तो ये बेसिक है, इसको अब हटा देता हूँ। अब सीधे टारगेट करता हूँ गुलाम वंश पे, कि सीधा टारगेट आपका गुलाम वंश पे। अब आते हैं और सीधे बात करते हैं गुलाम वंश पर। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि गुलाम वंश था क्या, गुलाम वंश को गुलाम वंश कहा क्यों गया, या गुलाम वंश में शासक क्या कौन कौन से मुख्य थे, और उन मुख्य शासकों में भी सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने वाले जो संभावना है उस संभावना को सबसे ज़्यादा हम लोग डिस्कशन करेंगे जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले आते हैं गुलाम वंश पर कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासन क्या था, तो पहला शासन कहलाया गुलाम वंश का। गुलाम वंश को एक और नाम दे देता हूँ, गुलाम वंश को एक और नाम दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं मामलूक वंश। तो जैसे ही पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासन क्या था, तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासन था गुलाम वंश। गुलाम वंश को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, तो गुलाम वंश को एक और अन्य नाम से जाना जाता है जो है मामलूक वंश। दूसरा नाम आता है कि गुलाम वंश में शासकों की संख्या कितनी थी, तो मैंने बता दिया कि शासकों की संख्या 11 थी। और गुलाम वंश की टाइमिंग क्या थी मेरे दोस्तों, तो गुलाम वंश की टाइमिंग थी 1206 से लेकर के 1290 तक। यह बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई गुलाम वंश के। जो मुख्य 11 शासक हैं पहले उनका नाम लिखा जाए और फिर उसमें डिस्कशन करूंगा कि किन से प्रश्न अब तक सबसे ज़्यादा बने हैं या किन को आपको विशेष रूप से ध्यान देते हुए पढ़ना है। एक एक दिन में एक एक वंश लेकर के चलूंगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट और फ़ोन कॉल आई कि सर पूरा का पूरा एक वीडियो में ख़त्म कर दीजिए, तो मेरे दोस्तों संभव नहीं है। थोड़ा सा समय की असुविधा और अभाव के कारण मैं लगातार वीडियो आपके बीच में नहीं दे पा रहा हूँ।
या ये कहिए कि मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, या ये कहिए कि मैं उस तरीके से समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन प्रयास ये पूरा रहेगा कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी के एग्जामिनेशन से पहले आपके बीच में मैक्सिमम वीडियोस को लॉन्च कर दूं, जिससे आपके मैक्सिमम नंबर्स जो हैं वो गेन कर पाएँ। और साथ में लाइव टेस्ट भी लूँगा। एग्जामिनेशन से जस्ट पहले हम लोगों की टेस्ट सीरीज शुरू होगी, तो अगर चैनल को अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत की जा रही है आपके लिए और आपका फ़ायदा भी इसमें है कि एक पूरी प्लेलिस्ट आप सीधी से खोल दीजिए जिसमें पेट के अलावा किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन में करूँगा ही नहीं। केवल उसी टॉपिक्स को मैं ऐड ऑन करूँगा, उसी टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊँगा जो टॉपिक्स आपके पीईटी के एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आते हैं, पहले बात करते हैं मामलुक वंश पे या गुलाम वंश पे। तो मामलुक वंश और गुलाम वंश के एक एक शासकों के बारे में चर्चा कर लेता हूं और उसके बाद चर्चा करूंगा कि कौन कौन था, कैसे कैसे था, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा शासक तो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा जिसका नाम था आराम शाह। तीसरा शासक जिसका नाम था इल्तुतमिश। चौथा शासक जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। पांचवा शासक रजिया। छठवां शासक बहराम शाह। ये 6 शासक हो गए कि कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया, बहराम शाह के बाद आगे चलेंगे तो इधर लिख देता हूं, तो इधर एक नाम आता है 7वें नंबर पर। तो 7वें नंबर पर नाम आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। क्या नाम? तो अलाउद्दीन मसूद शाह, यह अगले शासक। उसके बाद 8वें नंबर पर आएंगे तो एक नाम आता है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के बाद अगला जो नाम आएगा वह आएगा गयासुद्दीन बलबन। 10वें नंबर पर जो नाम आएगा तो 10वें नंबर पर एक नाम आता है कैकुबाद। और 11वें नंबर पर एक नाम आता है क्यूमर्स। मैंने बताया था कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने शासक हुए, तो कुल शासक हुए 11। उन 11 में से ध्यान देना है कि हमको सबके बारे में डिस्कशन या सबके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रही है। कुछ मुख्य शासक हैं जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न बने हैं, उनके ऊपर ही मैं डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले देखा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स। अब पहले इनका मैं सामान्य टाइमिंग लिख देता हूँ कि पहला शासक तो यह 1206 से 1210 तक रहे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। आराम शाह इस बीच में कुछ महीनों के लिए ही आए, तो इनकी टाइमिंग में बस 1210 ही लिख देता हूँ। इल्तुतमिश की अगर बात किया जाए तो इल्तुतमिश 1210 से लेकर के 1236 तक। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की बात करें तो यह भी कुछ ही समय के लिए रहे, तो इनकी भी टाइमिंग में 1236 कर देता हूँ। रजिया की बात करें तो रजिया 1236 से लेकर के 1240। बहराम शाह की बात करें तो बहराम शाह 1240 से लेकर के 1242। फिर उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह की बात करें तो 1242 से लेकर के 1246। नसीरुद्दीन महमूद की अगर बात किया जाए तो 1246 से लेकर के 1266। बलबन की बात करें तो 1266 से लेकर के 1286।
कैकुबाद 1286 से लेकर के 1290, और क्यूमर्स भी कुछ समय के लिए ही थे, इसलिए क्यूमर्स का ही नाम अगर लिया जाए तो यह भी 1290। ये मुख्य शासक हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो सारे 11 के बारे में डिस्कशन नहीं करनी है। पहला तो आप दिमाग में बैठा लो कि पहला शासक कौन था। तो पहला शासक या संस्थापक कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरा अंतिम शासक याद कर लीजिए, तो अंतिम शासक क्यूमर्स, जो 1290 में छोटा बच्चा था जिसकी हत्या करके और एक नया वंश आया था, खिलजी वंश। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा बनता है आराम शाह, लेकिन आराम शाह योग्य शासक नहीं था। तो अगला शासक बनता है इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका बेटा बनता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कुछ ही समय तक रह पाता है। फिर जनता ने रजिया को गद्दी पर बैठा दिया। रजिया के साथ विद्रोह होता है तो रजिया का भाई बहराम शाह गद्दी पर बैठता है। वह भी ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, 2 साल रहता है। उसके समय में भी दिक्कतें आई। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद की एक टाइमिंग अच्छी खासी दिखाई दे रही है 20 साल की, और बलबन की टाइमिंग दिखाई दे रही है 20 साल की। फिर बलबन के बाद उसका पौत्र आता है कैकुबाद, और कैकुबाद के बाद उसका बेटा आता है क्यूमर्स। यही एक संक्षिप्त विस्तार रूप से या संक्षिप्त रूप से मैं कह दूं कि दिल्ली सल्तनत की सामान्य परिभाषा है। ऐसा मैंने इसलिए शुरू में ही कर दिया ताकि अगर किसी को कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न होगी तो यहाँ से पहले कॉन्सेप्ट बना लेगा कि किसके बाद कौन आया और उसके आने का तरीका क्या था, कारण क्या था। जब ये आप जान जाओगे, क्योंकि इतिहास पढ़ते समय, हिस्ट्री पढ़ते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपके दिमाग में आने वाले चरित्र के बारे में पहले ही कॉन्सेप्ट बन जाए कि यह था कौन और पिछले वाले राजा से या पिछले वाले सुल्तान से ये रिलेट कैसे था। अब आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से बिल्कुल शुरुआत करता हूँ। ध्यान देना कि इसमें हम लोगों को स्पेशली पढ़ना किसको किसको है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ना है, इल्तुतमिश को पढ़ना है, रजिया को पढ़ना है और बलबन को पढ़ना है। यह मुख्य 4 शासक हैं जिनके बारे में हम लोगों को सबसे ज़्यादा जोर लगाना है, या सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा कुतुबुद्दीन ऐबक से कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले तो हम आते हैं कि आखिर गुलाम वंश को गुलाम नाम दिया कैसे गया। तो ध्यान दीजिएगा कि गुलाम का मतलब होता है दास। गुलाम का मतलब होता है दास। दास का मतलब है कि जैसा आप चाहें, जैसा आप कहें, उस तरीके का कार्य अगर अगला व्यक्ति कर रहा है, आपकी इच्छा के अनुसार कर रहा है, वेतन के आधार पर या किसी भी आधार पर, तो यही दास है। तो जब मोहम्मद गोरी जीतता है भारत को, यानी कि जब मध्यकाल की शुरुआत होती है, तो यहीं से शुरुआत होती है कि जब राजपूत काल खत्म होता है और चौहान हारते हैं और मोहम्मद गोरी जीतता है, तो मोहम्मद गोरी का लक्ष्य तो कभी भी भारत पर राज करना था नहीं। उसकी नज़र केवल भारत की अकूत संपत्ति के ऊपर थी। जितने भी आप देखोगे कि जितने भी हम लोगों ने नाम सुने, चाहे बख्तियार का नाम सुना, चाहे चंगेज खां का नाम सुना, चाहे मोहम्मद गोरी का नाम सुना, जो जितने भी थे यह केवल भारत की अकूत संपत्ति को देखकर ही हमारी तरफ बढ़े थे। और दूसरा बढ़ने का एक ही स्रोत, पिछली वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी होगी राजपूत काल, तो मैंने बताया था कि भारत में एंट्री मारने का तरीका बस एक ही तरफ से था, क्योंकि नीचे से एक तरफ अरब सागर और एक तरफ बंगाल की खाड़ी। तो नीचे से तो चूंकि उस समय का दौर इतना ज़्यादा विकसित था नहीं कि आप पानी के जहाज़ों से अपनी सेनाएं, ऊँट खच्चर और हाथियाँ लेकर के पहुँच जाएँ, अब इतने धनाढ़ तो थे नहीं। दूसरा, अगर आप देखोगे कि पूर्वी या पूर्वोत्तर क्षेत्र में, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में हम पूरे तरीके से बचे हुए थे। उत्तरी क्षेत्र में आप देखोगे तो हमारा उत्तर में ढाल बने हुए एक पहाड़ है, हिमालय पर्वत हमारा उत्तर का ढाल है, जो हर तरीके के विदेशी आक्रमणों से हमारी सुरक्षा आज भी कर रहा है। यह हिमालय जो प्रहरी की भूमिका में है। बचा क्या, तो आप देखोगे कि गुजरात के ऊपर का हिस्सा और हिमालय के नीचे का हिस्सा, यह एक सेफ एरिया था जहां से भारत एंट्री मार सकता था। और इस एरिया में आप देखोगे तो ज़्यादातर तुर्क प्रदेश ही दिखाई देंगे। तो हमारे यहाँ पर आक्रमण भी किधर से हो रहे हैं, तो तुर्कों की तरफ से आ रहे हैं। तो या तो दिल्ली सल्तनत बोलिए या तुर्की साम्राज्य की स्थापना बोलिए, ये शुरुआत यहीं से होती है कि जब मोहम्मद गोरी जीतता है तो जीतने के बाद उसको टारगेट ये रहता है कि जीती हुई ज़मीन पर किसको राजा घोषित करे।
तो राजा घोषित करने की जिम्मेदारी उसने दे दी अपने भतीजे गयासुद्दीन को। और गयासुद्दीन ने सुल्तान किसको घोषित किया? तो सुल्तान घोषित किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, तो इसलिए इस वंश को भी नाम क्या दिया गया? तो इस वंश को भी नाम दिया गया गुलाम वंश का। तो पहला तो कारण कि गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, चूंकि यह गुलामों द्वारा चलाई गई सल्तनत थी या गुलामों द्वारा चलाया गया वंश था, तो इसलिए इस वंश को नाम दे दिया गया क्या? तो इस वंश को नाम दे दिया गया गुलाम वंश। दूसरी चर्चा कि मामलूक क्या है। तो मामलूक एक टर्किश शब्द था और मामलूक का मतलब क्या है कि अलग अलग माता पिता से उत्पन्न संतानें जो एक ही सुल्तान की दास हों या एक ही वंश के को आगे बढ़ाने का काम किया। यानी कि यहाँ पर उत्तराधिकार का कॉन्सेप्ट नहीं था कि राजा का बेटा राजा बनेगा। यहाँ का कॉन्सेप्ट था कि जो भी सुल्तान बेहतरीन तरीके से, यानी कि जो भी सुल्तान या जो भी गुलाम सर्वश्रेष्ठ गुलाम होगा वही अगला शासक बनेगा। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आ गया। इसी वजह से गुलाम वंश को ही एक दूसरा नाम दिया गया मामलूक वंश। तो सबसे पहले चलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पर कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कॉन्सेप्ट क्या था। तो हमने कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी पर बैठाया किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी पर बैठाया गयासुद्दीन ने, जो मोहम्मद गोरी का भतीजा था। दूसरी चीज कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गद्दी पर बैठे तो इनके अंदर सेवा भाव था। सेवा भाव इसलिए था क्योंकि इन्होंने अपने से तो अधिकार किया नहीं था, इनको तो गद्दी जबरदस्ती थमा दी गई थी कि लो तुमको जीता हुआ प्रदेश दिया जा रहा है और उस जीते हुए प्रदेश पर जा करके तुम शासन करो। तब कुतुबुद्दीन ऐबक के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि मैं कहीं से भी किसी भी तरीके से आपका राजा नहीं हूँ, यानी मैं सुल्तान नहीं हूँ। इसीलिए कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान नहीं बोला, यानी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐबक को आप कह सकते हो क्या? तो ऐबक को आप संस्थापक भी कह सकते हो। किसका? तो गुलाम वंश का भी संस्थापक आप कह सकते हो ऐबक को भी, और साथ साथ दिल्ली सल्तनत भी, चूंकि पहली दिल्ली सल्तनत थी तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी आप कह सकते हो। किसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब अगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया क्या? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया क्या? उसने अपने आप को उपाधि प्रदान की। किसकी? तो उपाधि प्रदान की कि या तो मलिक रहने दो और या तो सिपाह सलार रहने दो, यानी हमको सुल्तान मत कहो क्योंकि हम सुल्तान नहीं हैं। क्योंकि सुल्तान कौन है? तो सुल्तान गोरी हैं, हम केवल क्या हैं? तो उनके गुलाम हैं। तो हम मलिक हो सकते हैं, हम सिपाह सलार हो सकते हैं, लेकिन हम कभी भी आपका राजा नहीं होंगे, सुल्तान नहीं होंगे। तो कहा जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक पहली चीज़ कि सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की, अपने आप को हमेशा उसने मलिक और सिपाह सलार की भूमिका में ही पाया, और साथ में यही संस्थापक भी था गुलाम वंश का भी और साथ में दिल्ली सल्तनत का भी। अब आगे चलता हूँ और आगे बात करता हूँ। तो इनको कुछ नाम दिया गया या कुछ और नाम दिया गया। एक नाम था कुरान ख्वा, एक नाम था कुरान ख्वा, एक नाम था लाख बख्श और एक नाम था पीत बख्श। ये तीन नाम दिए गए किसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्या क्या? तो कुरान ख्वा, लाख बख्श और पीत बख्श। अच्छा, ऐसा कारण क्या था कि इनको कुरान ख्वा बोला गया? तो मैंने पहले ही बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वह क्या थे? तो वह दास थे या गुलाम थे, और इनको निशापुर के बाजार से खरीद करके लाया गया था, और ये बचपन से ही इनकी आदत थी कुरान पढ़ने की। क्योंकि मोहम्मद गोरी ने इनको शासक क्यों बनाया होगा या इतना भरोसा क्यों जताया होगा? तो साफ साफ पता चल रहा है कि मोहम्मद गोरी को कहीं न कहीं लगा होगा कि मेरे पास वर्तमान में जितने भी गुलाम हैं उन सारे गुलामों में सबसे श्रेष्ठ गुलाम कौन है? तो सबसे श्रेष्ठ गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को निशापुर के बाजार से खरीद करके लाया गया था, और वह बचपन से ही इसकी एक आदत थी कुरान पढ़ने की।
इसी वजह से इसको नाम दिया गया कुरान ख्वां। तो अगर तुमसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के किस राजा को कुरान ख्वां के नाम से भी जाना जाता है, तो आप दिमाग में रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं यही कुरान ख्वां थे। इन्होंने ही कुरान ख्वां की उपाधि धारण की। दूसरा नाम दिया गया लाख बख्श का, तो लाखों बख्शने वाला, तो सबसे दानवीर राजा माना जाता है, सबसे दानदाता राजा माना जाता है। किसको? तो माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो लाख बख्श भी किसको कहा जाएगा? तो लाख बख्श भी कहा जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी कि लाखों बख्शने वाला, लाखों का दान देने वाला कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तीसरा नाम आया पीत बख्श। पीत बख्श का मतलब हाथियों का दान देने वाला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते थे, बहुत ज़्यादा खुश होते थे, तो अपने अंदर, अपने नीचे काम करने वाले लोगों को हाथियों का भी दान देते थे। तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को एक और नाम दिया गया और वह नाम था पीत बख्श। तो पीत बख्श भी अगर आप बोलोगे तो कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा, भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया या किसने कंप्लीट किया? तो ये थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरा नाम आता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत किसने कराई? तो कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत कराई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इनके गुरु थे जिनका नाम था सूफी मोहम्मद बख्तियार अली काकी। बख्तियार अली काकी, इन्हीं के नाम पर, बख्तियार अली काकी के नाम पर ही इन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत कराई थी। तो यह सामान्य प्रश्न बन गए क्या? तो यह सामान्य प्रश्न बन गए कि प्रथम मस्जिद किसने बनवाई थी? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी किसने? तो यह बनवाई थी ऐबक ने। फिर कहा गया कि आपका कुतुब मीनार की निर्माण की शुरुआत किसने कराई? तो बख्तियार अली काकी के नाम पर इसी ने कराई थी। और एक नाम और आता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी निर्मित कराया था किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल बहुत लंबा नहीं था। दूसरी चीज और यहाँ पर ध्यान देनी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कभी भी दिल्ली नहीं बनाई। इसने अपनी राजधानी बनाई कहाँ पर? तो इसने अपनी राजधानी बनाई लाहौर में। अब यहीं से बेसिकली हम लोग एक एक बात को फिर से डिस्कशन कर लेते हैं कि मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर विजय प्राप्त की, जब भारत पर नियंत्रण स्थापित किया, तो उसने ये जिम्मेदारी दी अपने भतीजे को कि भैया जाओ और राज्याभिषेक कराओ। तो राज्याभिषेक कराया किसने? तो गयासुद्दीन ने। और वह राज्याभिषेक हुआ किसका? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी दिल्ली नहीं बैठा, उसने अपनी राजधानी हमेशा बना करके रखी कहाँ पर? लाहौर में। और कभी भी उसने सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की। उसने अपने आप को हमेशा क्या बोला? तो या तो मलिक बोला और या तो सिपह सलार बोला। साथ में ऐबक को कुरान ख्वां, लाख बख्श और पीत बख्श भी कहा जाता था। कुरान का लगातार पाठ करने के कारण कुरान ख्वां, लाखों का दान करने के कारण लाख बख्श और हाथियों का दान करने के कारण पीत बख्श। इसने कुछ निर्माण भी कराए, निर्माण कह लें या हम ये कह लें कि परिवर्तन कराए। दूसरी बिल्डिंग्स को ज़बरदस्ती इसने बना दिया। तो उसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, कुतुब मीनार का निर्माण भी उसने शुरू कराया और साथ में अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो पहले संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था, उसको अढ़ाई दिन के झोपड़े में परिवर्तित कराने का काम भी किसने किया? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो यह सामान्य परिचय हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान देना है कि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई मृत्यु। और मृत्यु कैसे हुई? तो मृत्यु हुई चौगान खेलते समय। कहा जाता है कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर बुरे तरीके से चोटिल हो गया
कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके कुछ दिनों के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। जिन लोगों के लिए चौगान नया शब्द है तो उनके लिए बता दें कि चौगान को हम लोग कह सकते हैं हार्स पोलो, यानी घोड़े पर बैठ करके और पोलो खेलने की जो परंपरा थी उसी खेल को बोला जाता था चौगान। तो घोड़े से गिर करके यह बुरे तरीके से घायल हो गया और इसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सामान्य परिचय क्या क्या फिर से याद दिला रहा हूं कि 1206 से 1210 तक शासन था, राजधानी अपनी लाहौर में रखा, अपने आप को कभी सुल्तान की उपाधि नहीं दिया, मलिक और सिपा सलार की उपाधि से सदैव संतुष्ट रहा, कुरान ख्वां, लाख बख्श और पीत बख्श के नाम से भी जाना जाता था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार का निर्माण और साथ में आपका 2.5 दिन का झोपड़ा, और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। कैसे? तो चौगान खेलते समय। यह सामान्य परिचय हो गया किसका? तो यह सामान्य परिचय हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो किसी ने सोचा तो था नहीं, या प्री प्लान तो था नहीं, या बूढ़ा होकर के तो मरा नहीं था कि पहले से ही राजा घोषित कर दिया जाए। तो मरने के बाद चर्चा होने लगी कि क्या अब किया जाए, यानी अगला शासक किसको बनाया जाए। तो अगला शासक बनाया गया आराम शाह को, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नाम मात्र के सुल्तान थे, वास्तविक सत्ता जो थी वह कुछ अमीरों के हाथ में थी, कुछ बड़े व्यापारियों के हाथ में थी, जिनका एक ग्रुप बन गया था। तो उन अमीरों ने मिलकर के डिसाइड किया कि अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरा शासक बनाते हैं आराम शाह को। और आराम शाह था कौन? तो आराम शाह का सामान्य परिचय यही है कि वह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। तो आराम शाह, अब आराम शाह की टाइमिंग मैंने बताई, और हालांकि प्रश्न नहीं बनते लेकिन फिर भी आपको 2 चीजें तो जाननी पड़ेंगी कि आराम शाह जो था वह बनता है 1210 में ही, और 1210 के ही अंदर यानी कुछ महीनों के भीतर ही इसका काम खत्म भी हो जाता है। आराम शाह के बारे में कहा गया कि यह है कौन? तो यह है कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत यह भी थी कि इसको आप कह सकते हो कि यह एक अयोग्य शासक था। चूंकि समय की कमी थी, जल्दीबाजी में कोई निर्णय लिया नहीं जा रहा था, तो इसलिए आराम शाह को शासक बना तो दिया गया। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद यह लगने लगा कि आराम शाह जो है यह शासन नहीं कर पाएगा। तो जो तुर्की अमीर थे, जो तुर्की बड़े व्यापारी थे, उन्होंने टारगेट किया इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश का एक सामान्य परिचय दे दूं कि इल्तुतमिश उन दिनों बदायूं का गवर्नर था और साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था। तो इल्तुतमिश से जब आमंत्रित किया गया, तुर्की अमीरों ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया कि ऐसा करिए कि आप आइए और आराम शाह की जगह पर शासन आप संभालिए। अब आराम शाह ने जब विरोध किया तो इल्तुतमिश ने इसके साथ युद्ध किया और युद्ध करके इसकी हत्या कर दी। तो इसलिए आराम शाह के बारे में कोई बहुत विशेष चर्चा नहीं होती है। लेकिन चूंकि इन दोनों के बीच में आए हुए हैं, किसके बीच में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में आए हुए हैं, तो इसलिए आराम शाह के बारे में भी इतनी लाइन जानना जरूरी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला शासक कौन बना? तो आराम शाह बने। और आराम शाह एक अयोग्य शासक थे जिनकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी। खुद के जीजा नहीं, हत्या कर दी साले की। यहीं पर हम लोग काम खत्म करते हैं आराम शाह का। अब आराम शाह के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश के बारे में 2 लाइन बोली गई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि इल्तुतमिश तीसरा शासक था और कहा कि इससे सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो क्यों बनते हैं उसका कारण भी आपको समझ में आएगा कि इल्तुतमिश 1210 पर गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठा रहता है कब तक? तो 1236 तक। अब क्यों इसकी चर्चा होती है? तो पहली चर्चा होती है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक को तो हमने कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश के और दिल्ली वंश के संस्थापक थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक यदि प्रश्न आ जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। रीजन जानिएगा क्यों। तो वास्तविक संस्थापक कहे जाने के रीजन कुछ इस प्रकार हैं। पहले
तो उसने अपनी राजधानी लाहौर से उठा करके अपनी राजधानी को कर दिया दिल्ली। आपने पढ़ा क्या कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, तो भैया लाहौर में बैठ करके तुम दिल्ली के राजा बनोगे तो क्या तुम वास्तविक संस्थापक कहे जाओगे क्या? तो इसी वजह से सबसे पहला काम है कि अगर प्रश्न पैराग्राफ वाइज आ जाए कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि, तो उन कारणों पर जरा चर्चा किया जाए शॉर्ट में। तो पहला कारण यही कि लाहौर से अपनी राजधानी को लेकर के आया कहां पर, तो यह पहला ऐसा शासक था कि जिसने अपनी राजधानी दिल्ली लेकर के ले आया। दूसरा काम क्या था, तो आपने पढ़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं माना। सुल्तान न मानने का कारण क्या, क्योंकि सजी सजाई प्लेट में पूरी की पूरी सत्ता मिल गई। तो क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा क्या कि आप अपने आप को सुल्तान कह लो या जनता से कहवा लो? लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक तो अपनी योग्यता के दम पर युद्ध लड़ करके आया था। तो उसने सबसे पहला काम क्या किया कि सिपह सलार उलार छोड़ो, उसने सीधे कहा कि हम सुल्तान हैं, तो सुल्तान की उपाधि भी धारण की। और तीसरा एक बहुत बड़ा कारण और माना जाता है कि उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। खुतबा पढ़वाया का मतलब है कि धार्मिक तरीके से राज्याभिषेक, और धार्मिक तरीके से राज्याभिषेक का मतलब है कि जनता, धर्मगुरु, सैनिक सारे की उपस्थिति में आपके नाम का खुतबा पढ़वाया जाएगा। और साथ साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि उसने अपने नाम का सिक्का भी चलवाया। और यही सब दो चार कारण हैं जिसकी वजह से मैंने नाम क्या दिया कि इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक थे। क्यों थे? तो पहला हमने कारण बताया कि इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली कंडीशन कि उसने अपनी राजधानी लाहौर की जगह उठा करके कहाँ कर दी? दिल्ली कर दी। दूसरा कारण क्या, तो उसने मलिक और सिपाहसलार की उपाधि से संतुष्ट नहीं हुआ और स्वयं को सुल्तान की उपाधि दिया। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया यानी कि सर्वसम्मत से सुल्तान बना, और साथ में अपने नाम का सिक्का चलवाया। तो सिक्का चलवाने का सीधा मतलब है कि अगर जनता आपके सिक्कों को स्वीकार कर रही है, इसका मतलब कि जनता आपको सुल्तान मान रही है। तो यह सारे कारण थे जिसके वजह से इल्तुतमिश को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। दूसरा इसका परिचय अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश था कौन, तो इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। ऐबक का दामाद था। और तीसरा एक नाम दिया जाता है कि इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम भी था। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि गुलामों का गुलाम दिल्ली सल्तनत के किस शासक को कहा जाता है, तो ऐबक तो खुद गुलाम था। और ऐबक का भी गुलाम कौन था, तो इल्तुतमिश था। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम दोनों कौन, तो वो दोनों था आपका इल्तुतमिश। तो अगर गुलामों का गुलाम पूछा जाएगा कि गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है, तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। क्लियर है? अब आगे चला जाए तो कुछ नाम आते हैं कि जो इसने अपने शासनकाल में किए। जैसे सबसे पहला काम, चालीसा दल का गठन। चालीसा दल, या इसको एक नाम दिया जाता है तुर्के चहलगानी। तुर्के चहलगानी का गठन। कि इल्तुतमिश ने क्या किया कि अपनी सर्वसम्मत बनने के लिए या सर्वस्वीकार होने के लिए 40 अमीरों का एक समूह तैयार कराया, और उन 40 अमीरों के समूह को अपने सलाहकार की भूमिका में रखा, जिसको नाम दिया गया चालीसा दल या तुर्के चहलगनी। ये दिमाग में रखिएगा कि यह चालीसा दल जो है वह जिसका समर्थन करेगा वह लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत का शासक रहेगा, चाहे वो योग्य हो या चाहे योग्य न हो। लेकिन अगर आप योग्य भी हैं और तुर्के चहलगनी या चालीसा दल अगर आपके समर्थन में नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं कर सकते। कारण क्या है कि एक तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये अमीर लोग हैं या बिजनेसमैन लोग हैं जो स्वयं सुल्तान नहीं बनेंगे, लेकिन एक एक के पास इतनी क्षमता है कि वह जब चाहें तब सुल्तान की गद्दी पलट दें और एक नया नाम ला दें सुल्तान के रूप में। और इस चालीसा दल का निर्माण किसने किया, तो इस चालीसा दल का निर्माण किया इल्तुतमिश ने।
तो इल्तुतमिश की चर्चा होती है चालीसा दल के गठन को लेकर के भी। और साथ में यह भी बात होती है कि इल्तुतमिश पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने अरबी सिक्के चलवाए, जिसकी चर्चा मैंने यहाँ पर कर दिया है। किसने अरबी सिक्के चलवाए, यह भी एक चर्चा होती है। दूसरा, उसने एक और पद पलट दिया कि राजा के पद को, राजा ना लिखना सही रहेगा यहां पर, सुल्तान के पद को, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाने वाला। यानी अब तक क्या था, तो अब तक था कि जो सुल्तान या जो गुलाम सर्वश्रेष्ठ होगा वही शासन करेगा। लेकिन अब क्या हुआ, तो अब हुआ कि सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया जाए, यानी कि जो सुल्तान का बेटा होगा वही अगला सुल्तान बनेगा। तो इसलिए भी जाना जाता है। दूसरा, ऐबक ने जो शुरुआत कराई थी कुतुब मीनार की, तो उस कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराने वाला शासक कौन, तो यह भी आपका इल्तुतमिश। फिर उसके आगे जब आप बढ़ेंगे कि कुतुब मीनार के निर्माण के बाद, तो एक चीज़ आती है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसको गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। तो 2 लाइन और याद रखिएगा कि इल्तुतमिश को ही गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। दूसरा, भारत का पहला मकबरा जिसका नाम है सुल्तानगढ़ी मकबरा। क्या नाम है, सुल्तानगढ़ी मकबरा। इसका निर्माण करने वाला भी सुल्तान कौन था, तो यह भी था आपका इल्तुतमिश। तो दिमाग में रखिएगा कि इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का जनक माना जाता है। यानी उसके पहले गुंबद नहीं बनते थे मस्जिदों पर या किसी भी निर्माण भवन के ऊपर, कभी भी गुंबद का निर्माण नहीं होता था। गुंबद निर्माण की शुरुआत का जनक या गुंबद निर्माण का जनक भारत में माना जाता है या पिता माना जाता है किसको, तो यह माना जाता है इल्तुतमिश को। दूसरी चीज, भारत का पहला मकबरा, तो सुल्तानगढ़ी मकबरा जो दिल्ली में है। अगर यह भी पूछ दे कि सुल्तानगढ़ी मकबरा कहाँ है, तो सुल्तानगढ़ी मकबरा दिल्ली में है। यह भी किसने किया, तो यह भी निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। अब यहाँ से आप देखो जरा, फिर से आते हैं कि इल्तुतमिश का शासनकाल लंबा चला, लगभग 26 वर्ष, या ये कह लो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सुल्तान। तो सबसे लंबे समय तक प्रत्यक्ष रूप से शासन करने वाला सुल्तान था आपका इल्तुतमिश। इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने अपनी राजधानी को लाहौर से उठा करके दिल्ली किया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, अपने आप को सुल्तान की उपाधि दिलवाई, अपने नाम का अरबी सिक्का जारी किया। इस वजह से दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको, तो माना जाता है इल्तुतमिश को। ऐबक का दामाद था, बदायूं का गवर्नर था, युद्ध लड़ता है, आराम शाह से उसकी हत्या करता है और बन जाता है, बैठ जाता है गद्दी पर, और इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। चालीसा दल या तुर्के चहलगनी का गठन किस शासक ने किया, तो वह भी किया किसने, तो इल्तुतमिश ने। सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाने की जिम्मेदारी या वंशानुगत बनाने की शुरुआत किसने की, तो इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के निर्माण को कंप्लीट किसने कराया, तो वह भी नाम आएगा इल्तुतमिश ने। भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसको कहा जाता है, तो वह भी कहा जाता है इल्तुतमिश ने। भारत में पहला मकबरा किसने बनवाया, सुल्तानगढ़ी मकबरा दिल्ली में किसने बनवाया, तो वह भी बनवाया आपका इल्तुतमिश ने। अच्छा, इल्तुतमिश के बारे में चर्चा किया जाए तो इल्तुतमिश के 3 संतानें, एक रुकनुद्दीन फिरोज शाह, एक नसरुद्दीन फिरोज शाह और एक रजिया सुल्ताना, जिसमें से इल्तुतमिश सबसे ज़्यादा मानता था या सबसे ज़्यादा योग्य समझता था, तो वह समझता था नसरुद्दीन को। अब नसरुद्दीन फिरोज शाह को शासक क्यों नहीं बनाया, तो आपको बता दूं कि ये जो मैंने चर्चा की है कि भारत का पहला मकबरा, यह इस मकबरे में इल्तुतमिश ने अपने पुत्र को ही दफन करवाया था। तो नसरुद्दीन फिरोज शाह की तो मृत्यु हो गई समय से पहले, क्योंकि उसने सोचा था कि अगर इल्तुतमिश ने राजा के पद को क्या, सुल्तान के पद को क्या कर दिया था, वंशानुगत कराया था, लेकिन बनाना था बड़े बेटे को।
लेकिन जब देखा कि बड़ा बेटा योग्य नहीं है तो उसके बाद वो दूसरे नंबर पर योग्य मानता था अपनी पुत्री को, जिसका नाम था रजिया। लेकिन चूंकि रजिया महिला थी तो इसलिए इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात, इल्तुतमिश की मृत्यु होती है 1236 में, और 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बैठा दिया जाता है गद्दी पर किसको, तो बैठा दिया जाता है इल्तुतमिश के छोटे बेटे को, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है किसके दम पर, तो यही चालीसा दल नहीं चाहता था कि कोई महिला मेरे ऊपर शासन करेगी हमारे ग्रुप में, क्योंकि आप चल रहे हो मध्यकालीन भारत में। और आपको बता दें कि पूरे दिल्ली सल्तनत में केवल एक ही महिला शासिका हुई, और वह महिला शासिका या महिला सुल्ताना कौन थी, तो वह थी रजिया सुल्ताना। यानी उस समय का ये बहुत बड़ा चेंज था कि कोई महिला गद्दी पर बैठे, तो कैसे बैठी, कैसे चर्चा होएगी, तो उस पर चला जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा कि इल्तुतमिश की जब मृत्यु होती है तो इल्तुतमिश की 3 संतानें, नसीरुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह और साथ में तीसरा कौन, तो रजिया। जिसमें से सबसे योग्य कौन था, तो सबसे योग्य था नसीरुद्दीन फिरोज शाह, जिसकी हो गई थी मृत्यु एक विद्रोह को दबाते समय। दूसरे नंबर पर इल्तुतमिश चाहता था कि कौन गद्दी पर बैठे, तो इल्तुतमिश ने तो अनाउंस कर दिया था कि गद्दी पर बैठेगी रजिया। लेकिन चूंकि बताया गया कि चालीसा दल एक सक्रिय भूमिका में था, जिसको चाहता था उसको सुल्तान बनाता था, यानी जो चालीसा दल को नियंत्रित रखता था या जो चालीसा दल को खुश रखता था वह लंबे समय तक शासन करता था, और जो चालीसा दल को नियंत्रित या संतुष्ट नहीं कर पाता था वह बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता था। तो चालीसा दल ने इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर किसको बैठाया, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मैं एक नाम लिखने जा रहा हूँ, वो नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो गद्दी पर बैठा 1240 में, और 1240 में कुछ ही महीने रहा। अब इसके बारे में अगर चर्चा करें तो पहली चर्चा तो यही होगी कि ये है कौन। तो इसके बारे में मैंने कहा कि यह इल्तुतमिश का पुत्र था, छोटा पुत्र था। दूसरा इसके बारे में कहा गया कि इसको इल्तुतमिश ने माना था कि यह अयोग्य शासक है। लेकिन गद्दी पर किसके सहयोग से बैठा, तो गद्दी पर बैठा था तुर्के चहलगानी के सहयोग से, कि तुर्के चहलगानी ने सहयोग से बैठाया, कि बिल्कुल दुर्बल और अक्षम व्यक्ति था, बिल्कुल योग्य नहीं था। लेकिन तुर्के चहलगानी को यह एकदम गवारा नहीं हुआ कि महिला कैसे शासन करेगी, इसलिए गद्दी पर बैठाया किसको, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। और वास्तव में अगर इसके शासनकाल की बात करें कि यह सुल्तान तो बना, लेकिन इसके शासनकाल की पूरी वास्तविक शक्ति जो थी वह वास्तविक शक्ति थी शाह तुर्कान की हाथ में। शाह तुर्कान के हाथ में पूरी शक्ति थी। और शाह तुर्कान कौन है, तो शाह तुर्कान है रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता या इल्तुतमिश की पत्नी आप कह लीजिए। अब बड़ी ही क्रूर महिला आप कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत की बड़ी ही क्रूर महिला के रूप में जाना जाता है शाह तुर्कान को। अब इल्तुतमिश के बाद, मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा कौन, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इल्तुतमिश को जनता प्रेम करती थी क्योंकि इल्तुतमिश न्यायप्रिय व्यक्ति था। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी को न्याय चाहिए तो वह चुपचाप लाल कपड़ा पहन करके और आप इल्तुतमिश के दरबार में पहुंच जाए, और इल्तुतमिश उसको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करता था। यानी जनता के बीच में एक अच्छी पैठ बन गई थी, यानी जनता आदती हो गई थी एक अच्छे शासन की, एक सुशासन की। अब जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, सत्ता शाह तुर्कान के हाथ में जाती है। जाने को नाम पर तो चलेगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह का, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथ में है, तो यह है क्रूर महिला है कौन, शाह तुर्कान के हाथ में। अब शाह तुर्कान ने जनता के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया, और साथ में ये दुर्बल और अक्षम थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, तो यह भी अपनी माता का विरोध नहीं कर पाए। जनता धीरे धीरे अंदर ही अंदर क्या होने लगी, उबलने लगी। आज जब उबलने लगी तो उसी का फायदा उठाया रजिया ने। लाल कपड़ा पहनती है रजिया और पहुंच जाती है। अभी मैंने कहा कि लाल कपड़ा माने क्या, तो इल्तुतमिश के समय में न्याय का प्रतीक, कि जिसको न्याय चाहिए मेरे भाई लाल कपड़ा पहन करके दरबार में आओ।
तो रजिया ने भी वही ट्रिक अपनाया, अपने पिताजी की तरह ही उसने ट्रिक अपनाया। और उसने क्या किया कि जब जुमे की नमाज पढ़ करके लोग बाहर निकल रहे थे, रजिया लाल कपड़ा पहन करके और लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो गई और उसने सीधे जनता से कहा कि अयोग्य शासन हो रहा है, क्या मैं योग्य नहीं हूं कि आप लोगों ने मुझे सत्ता का स्थानांतरण नहीं किया? ध्यान दीजिएगा, सुल्तान विरोध में, तुर्की अमीर विरोध में, लेकिन जनता रजिया के साथ एकदम लग गई। और वही जुमे की नमाज पढ़ करके जनता निकलती है और सीधे धावा मारती है। कहां पर? तो सीधे धावा मारती है उनके महल पर। रुकनुद्दीन फिरोज शाह तो महल में नहीं पकड़ाता, लेकिन पकड़ाती हैं शाह तुर्कान, और शाह तुर्कान की हत्या कर दी जाती है जनता द्वारा। पहले कैद किया जाता है, कैद करने के बाद में उसकी हत्या हो जाती है और जनता के सहयोग से गद्दी पर बैठती है एक ऐतिहासिक महिला जिसका नाम था रजिया सुल्ताना। ऐतिहासिक इसलिए बोल रहा हूं कि इस तरीके से सत्ता का स्थानांतरण किसी महिला के हाथ में जाना, यह एक बहुत बड़ी घटना थी पूरे मध्यकाल में, कि पूरा का पूरा आप दिल्ली सल्तनत पढ़ जाओ, दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर जाओ और मुगल वंश कंप्लीट कर जाओ। अब बताना कि क्या मध्यकाल में कोई महिला शासिका बनी थी क्या? तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि महिला का राजा बनना या महिला का सुल्तान बनना या महिला की शासिका बनना यह बिल्कुल ही असंभव था। और वह भी तुर्की सुल्तान महिला हो जाए, यह अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन था। तो इसलिए जनता के सहयोग से गद्दी पर बैठा कौन? तो जनता के सहयोग से गद्दी पर बैठती है रजिया, और आराम शाह का रुकनुद्दीन फिरोज शाह का काम यहीं पर हो जाता है खत्म। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर चर्चा क्या आती है? तो यहाँ पर चर्चा आती है रजिया की। रजिया की टाइमिंग मैंने बताई 1236 से लेकर के 1240 तक। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन बिना किसी डिस्कशन के मैं कोशिश करूंगा कि दिल्ली सल्तनत को पूरे तरीके से ख़त्म किया जाए। क्योंकि दिल्ली सल्तनत अगर आप पढ़ लेते हो तो ये दिमाग में रखो कि पक्का 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपके यहीं से फंसने हैं, इस 1 घंटे के वीडियो के आसपास में ये आपका हो जाएगा। रजिया सुल्ताना की अगर आप बात करेंगे तो रजिया सुल्ताना की टाइमिंग मैंने कहा 1236 से 1240, किसको हटा करके? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो इल्तुतमिश का अयोग्य बेटा था, उसको हटा करके रजिया गद्दी पर बैठी। तो रजिया के बारे में पहली चीज जान लो कि मध्यकाल की पहली महिला शासिका, यह नाम तो हमेशा जुड़ा रहेगा रजिया के नाम पर। दूसरा, जनता के सहयोग से, अभी तक किसी को भी सुल्तान बनाने में जनता का सीधा सहयोग नहीं था, तो जनता के सहयोग से सुल्तान बनी। यह भी ठीक है, हमने बताया कि जुमे की नमाज के बाद लाल कपड़ा पहन करके जनता के समक्ष प्रस्तुत हो गई। जनता इमोशनल हो गई, महल पर आक्रमण कर दिया, शाह तुर्कान पकड़ी गई, बाद में मारी गई। अगला जो था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वो महल छोड़ करके दिल्ली में था, दिल्ली से बाहर था उस समय, इसलिए उसकी कोई चर्चा नहीं आती इतिहास में। अब इसके बाद अगर आप कहोगे तो रजिया सुल्ताना ने एक परंपरा शुरू की, तो सबसे बड़ी परंपरा जो थी वह थी पर्दा प्रथा का अंत, कि इसके शासन काल में पर्दा प्रथा को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया। जो उस समय का बहुत बड़ा मैटर था कि महिलाएं जो हैं वह पर्दा या नकाब यूज़ करती थीं, उसको पूरे तरीके से बंद करने वाली शासिका कौन थी? तो उसको पूरे तरीके से बंद करने वाली शासिका थी आपकी रजिया। और स्वयं भी कुलाह और कूबा पहनकर शासन करती थी। कुलाह और कूबा पहनकर शासन करती थी रजिया। कुलाह और कूबा मतलब क्या? तो एक लॉन्ग जैकेट, लॉन्ग कोट जो आजकल फैशन में है, वो यूज़ कर रही है महिला 1236 में, और साथ में एक बड़ी टोपी। तो कुलाह और कूबा यानी कि लॉन्ग जैकेट और टोप लगा करके वह शासन करती थी, सत्ता में बैठती थी और हमेशा तुर्के चहलगनी को दबाती थी। अब तुर्के चहलगनी कभी भी ये नहीं सोचा होगा अपने पूरे जीवन काल में, यानी उन 40 अमीरों का दल जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था, वह कभी नहीं सोचा रहा होगा कि हमारे ऊपर एक महिला का शासन होगा।
लेकिन अब जो हो चुका है, जनता ने जो कर दिया है, लेकिन अब समस्या ये है कि जनता ने जब राजा चुन लिया है, डेमोक्रेट जिसके साथ है, उसका विरोध कैसे करें? तो विरोध आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। तो अब दौर शुरू हुआ रजिया के ऊपर आरोपों के लगने का। तो पहला तो रजिया के ऊपर आरोप लगा कि इनका चरित्र अच्छा नहीं है। अमीर लोगों ने, तुर्की अमीर लोगों ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि यह कहीं पर इन्वॉल्व हैं, कई प्रेम संबंधों के साथ इन्वॉल्व हैं। उसमें कुछ नाम आते हैं जिनके ऊपर दिखाया गया कि रजिया के साथ ज़बरदस्ती प्रेम संबंधों का आरोप लगाया, ताकि जनता की नज़र में रजिया की इमेज क्या हो जाए, थोड़ी सी गिर जाए। क्योंकि सबसे बड़ी शर्त रजिया को मरवाना नहीं था, रजिया की इमेज को गिराना था। क्योंकि अगर वो मारना चाहते या सुल्तान के पद से हटाना चाहते तो जनता विद्रोह कर देती। तो पहले जनता की नज़र में रजिया को कैसे नीचे किया जाए, तो नीचे करने के लिए इन्होंने दिमाग क्या लगाया? तो यही दिमाग लगाया कि सबसे बढ़िया दिमाग यही कहता है कि सबसे पहले रजिया को जनता की नज़र में गिराया जाए। तो गिराने के लिए प्रेम संबंधों का आरोप लगाया गया, चरित्रहीनता का आरोप लगाया गया, तमाम ऐसे आरोप लगाए गए और बाद में रजिया के खिलाफ विद्रोह छिड़वा दिया गया उसी के भाई बहराम शाह से। तो बहराम शाह विद्रोह करता है और बहराम शाह के विद्रोह के बाद रजिया को गद्दी से हटना पड़ता है। और एक अल्तुनिया नाम का एक सूबेदार था जिसके साथ रजिया ने विवाह भी किया। पहले तो अल्तुनिया ने विद्रोह में सहयोग किया, लेकिन बाद में अल्तुनिया ने ही जब रजिया से विवाह कर लिया तो बहराम शाह खुलकर के सामने आ गया और उसके बाद इन दोनों की हत्या बहराम शाह ने करा दी। और रजिया की मृत्यु के बाद 1240 में बहराम शाह गद्दी पर बैठा। अब बहराम शाह कौन है? तो अगर बहराम शाह की चर्चा करेंगे तो बहराम शाह है रजिया का भाई। रजिया का भाई बहराम शाह है, चचेरा भाई बहराम शाह है। अब जब बहराम शाह की बात करोगे तो बहराम शाह बनता है, मैंने इसकी टाइमिंग बताई थी कि बहराम शाह 1240 से लेकर के 1242 तक गद्दी पर बैठा। यह बात तो आपने सुनी ली। दूसरी चीज कि यह भी एक तरीके का अयोग्य शासक था, केवल इसको एक बलि का बकरा बनाया गया था कि आखिर इसको हटा करके बैठाएंगे किसको। तो इसलिए जरूरी है कि हम बहराम शाह को हटाएं। तो बहराम शाह को हटाया गया और उसकी जगह पर रजिया को हटाया गया और रजिया की जगह पर बैठाया गया किसको? बहराम शाह को। लेकिन बहराम शाह अयोग्य शासक था और अयोग्य शासक होने की वजह से फिर से वास्तविक शक्ति जो थी वह चली गई अमीरों के हाथ में, यानी तुर्क अमीरों के हाथ में। या तुर्क अमीर न बोल करके सीधा बोल दें कि चालीसा दल के हाथ में या तुर्के चहलगनी के हाथ में चली गई। लेकिन 1242 में फिर बहराम शाह की भी हत्या हो गई और बहराम शाह के बाद अगला एक नाम आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह कौन था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह था रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा, यानी तुम सीधे कह सकते हो कि इल्तुतमिश का पौत्र। इसका भी सेम वही कंडीशन कि यह भी क्या था? दुर्बल और अयोग्य शासक था। इसी के नीचे लिख देता हूं, जगह बचती है। बहराम शाह के बाद अगर दूसरा नाम लेंगे तो बहराम शाह के बाद मैंने एक नाम लिया अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, इसकी टाइमिंग 1242 से लेकर के 1246। यह भी क्या था? तो इसके बारे में कहा गया कि यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। इसके बारे में अभी हमने चर्चा की कि इल्तुतमिश का बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह और बड़ा ही अयोग्य था, जिसकी जगह पर रजिया गद्दी पर बैठी। तो जब पिता कमजोर था उसी तरीके से अलाउद्दीन मसूद शाह को भी कहा गया कि यह भी दुर्बल और अयोग्य शासक था, यानी यह भी बड़ा ही कमजोर शासक था। कौन? तो अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके साथ क्या हुआ? तो इसके साथ बलबन ने कर दिया षड्यंत्र। बलबन ने षड्यंत्र करके हत्या कर दी। षड्यंत्र करके हत्या कर दी। किसने? बलबन ने। बलबन उस समय ध्यान देना कि 1242 से 46 के बीच में पावर में आ रहा था, धीरे धीरे
पावर में धीरे धीरे आ रहा था, क्योंकि नायबे मुमलकत के पद पर बैठ गया था। अब धीरे धीरे सत्ता पर अपने अधिकार को क्या कर रहा है बलबन, मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है बलबन। तो सुनिएगा, रजिया के बाद कौन बना, तो बहराम शाह बना। गद्दी पर 1240 से लेकर के 1242 तक बैठा। अयोग्य शासक था, वास्तविक शक्ति जो थी वो चालीसा दल के हाथ में थी। 1242 में बहराम शाह की हत्या होती है और उसके बाद गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन मशहूद शाह, जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा है, इल्तुतमिश का पौत्र है, लेकिन दुर्बल और अयोग्य शासक है। और उसके साथ षड्यंत्र कर दिया जाता है और षड्यंत्र करके बनता है कौन, तो षड्यंत्र करता है कौन, बलबन। लेकिन बलबन के साथ समस्या थी कि बलबन ऊंचे कुल से नहीं था, और जब ऊंचे कुल से नहीं था तो जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। तो बलबन ने स्वयं गद्दी पर बैठना सही नहीं समझा और उसने गद्दी पर बैठा दिया कठपुतली को। कठपुतली यानी कि जिसको अपने अंडर में किया जा सके। और यही एक समय है कि जब समय आता है नसीरुद्दीन महमूद का। नसीरुद्दीन महमूद की टाइमिंग तो 1246 से लेकर के 1266। अब सत्ता में भले नसीरुद्दीन महमूद थे, लेकिन इनको गद्दी पर बैठाया किसने, तो इसको गद्दी पर बैठाया था गयासुद्दीन बलबन ने। ध्यान देना कि नसीरुद्दीन महमूद को बलबन ने गद्दी पर बैठाया क्यों। तो सबसे पहला तो नसीरुद्दीन बड़े ही शांत स्वभाव के, धार्मिक स्वभाव के थे। दिन भर कुरान की नकल करते थे, बहुत ज़्यादा इनको शासन उसन से मतलब था नहीं। तो पहला तो ये था कि ये आदमी सीधा है, इसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना आसान होगा। बलबन के दिमाग में पहली चीज़ ये चल रही है। और दूसरी चीज़ कि नसीरुद्दीन महमूद का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि बलबन को विरोध करने के लिए कोई आएगा। तो बलबन ने समझ लिया कि जब तक मैं गद्दी पर नहीं बैठ रहा हूँ तो उस गद्दी पर बैठेगा कौन, नसीरुद्दीन महमूद। शासन तो हम ही को करना है। क्यों? क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद ही वो व्यक्ति है जिसने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी और नायबे मुमलकात के पद पर बैठाया। नायबे मुमलकात के पद पर बैठाया। और नायबे मुमलकात का पद का मतलब समझो कि सेकंड सुल्तान, कि सुल्तान का जो दूसरा जो पार्ट है, यानी सुल्तान के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है वही है। ध्यान देना कि दिल्ली सल्तनत के समय में एक शक्ति थी तो सुल्तान के हाथ में, या तो आपको दूसरी शक्ति थी चालीसा दल के हाथ में, और चौथी शक्ति जो थी वह केंद्र में आ गई कौन सी, तो नायबे मुमलकात। यह भी सबसे शक्तिशाली पद था, जिसको कह सकते हो कि सुल्तान के जस्ट बाद था। तो नसीरुद्दीन महमूद जो थे यह बड़े ही धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे और खाली समय में चुपचाप बैठ करके कुरान की नकल करते थे, चुपचाप कुरान पढ़ते रहते थे। और यही बलबन चाहता था कि इनका इंटरफेयर हो ना, चुपचाप शासन मुझे करने को मिले, क्योंकि सुल्तान तो मैं अभी बन नहीं सकता, क्योंकि मैं उच्च कुल से आता नहीं हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे जनता के बीच में एक प्रभाव स्थापित करना होगा और अपने आप को उच्च कुल का साबित करना पड़ेगा। आगे बताऊंगा बलबन ने कैसे किया। तो धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था कौन, नसीरुद्दीन महमूद। और इसी ने बलबन को उलूग खां की उपाधि, और भी जोड़ना है इसमें, और नायबे मुमलकात का पद प्रदान किया। यह कहानी हो गई किसकी, नसीरुद्दीन महमूद की। और सारी की सारी शक्तियां, यानी इनके शासन काल में जो वास्तविक शक्ति थी वह वास्तविक शक्ति थी बलबन के पास, क्योंकि बलबन नायबे मुमलकात था और नायबे मुमलकात के अंदर ही तुर्की अमीर और चालीसा दल थे और साथ में वजीर भी उसके नीचे थे। यानी कि सुल्तान के बाद दूसरा जो पद सबसे महत्वपूर्ण पद था वह नायबे मुमलकात था। और जब नायबे मुमलकात ही चाह रहे हैं कि नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठे, तो इनका कार्यकाल मेरे भाई लंबा होगा क्यों नहीं, क्योंकि ये विद्रोह करेंगे नहीं तो बैठ के कुरान की नकल लिख रहे हैं। और सत्ता चला कौन रहा है, तो वास्तविक शक्ति थी बलबन के हाथ में। लेकिन कब तक ये चलेंगे, तो जब तक कि इनकी मृत्यु नहीं हो गई।
तो इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? तो नसरुद्दीन महमूद की। तो नसरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु होती है तो दूसरा जो सबसे बड़ा नाम आता है वह नाम आता है बलबन का, कि गद्दी पर कौन बैठता है? बलबन। और बलबन की टाइमिंग क्या है? तो मैंने कहा था कि बलबन की टाइमिंग, बलबन यानी गयासुद्दीन बलबन, यह नाम आप ले सकते हैं, गयासुद्दीन बलबन। टाइमिंग 1266 से लेकर के, बलबन की जो टाइमिंग थी, गयासुद्दीन बलबन की जो टाइमिंग थी, तो आप देखोगे कि गयासुद्दीन बलबन किसके बाद बनता है? तो गयासुद्दीन बलबन बनता है नसरुद्दीन महमूद के बाद, जिसकी टाइमिंग थी 1246 से 66। तो उसके बाद गद्दी पर 66 से लेकर के 1286 तक गद्दी पर कौन बैठा? तो गद्दी पर बैठा गयासुद्दीन बलबन। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण शासक है या महत्वपूर्ण सुल्तान की भूमिका में आएगा। क्यों आएगा? तो हमने कहा कि गयासुद्दीन बलबन के बाद पास दो अनुभव था। पहला अनुभव तो 20 वर्ष तक तो वह रहा नायबे मुमलकात के पद पर। हमने बताया कि इसके पहले वाला जो शासक था वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, या तुम सीधे कह दो कि बलबन ने ही उनको गद्दी पर बैठाया था। तो 20 वर्ष तक नायबे मुमलकात और 20 वर्ष तक सुल्तान। 1266 से लेकर के 1246 से लेकर के 1266 तक नायबे मुमलकात और 1266 से लेकर 1286 तक लगातार सुल्तान। यानी कि अगर पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक प्रभावी रूप से अगर किसी ने शासन किया तो वो किसने किया था? तो बलबन ने किया था। बलबन बड़ा ही कठोर शासक था। कठोर इसलिए भी कह सकते हो कि जो जो चीज़ें उसके विरोध में जा रही थी उन सारी चीज़ों को उसने क्या कर दिया? दबा दिया। जिसमें हमने एक चर्चा की थी कि इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में तुर्के चहलगानी और चालीसा दल, तुर्के चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया। और वही तुर्के चहलगानी जो थी उसी ने ही महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए सुल्तान की परंपरा में, कि जिसको तुर्के चहलगानी ने समर्थन दिया वह अयोग्य शासक होने के पश्चात भी गद्दी पर बैठा, और अगर किसी को तुर्के चहलगानी ने सपोर्ट नहीं किया तो वह योग्य होने के बाद भी गद्दी पर लंबे समय तक टिक नहीं पाया। तो सबसे पहला काम यही किया कि जैसे ही बलबन गद्दी पर बैठा उसने चालीसा दल का दमन कर दिया। जो जो कमियां उसने पूरे शासनकाल में देखी थी कि राजा का नुकसान करता कौन है या राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा कैसे जाता है, तो उसने सबसे पहले चालीसा दल का यानी कि तुर्के चहलगानी का दमन कर दिया। तो अगर पूछा जाएगा कि तुर्के चहलगानी का गठन, तो आंसर होगा इल्तुतमिश। और अगर पूछा जाएगा कि तुर्के चहलगानी को ख़त्म किसने किया, तो आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन, जिसने चालीसा दल का दमन किया था। दूसरी बात अगर किया जाए तो इसने अपने राज्य में गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत कर दी। तो गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत करने वाला भी पहला शासक कौन? तो यह भी आपका था बलबन। दूसरा, एक परंपरा चली कि उसने अपने आप को एक नाम दिया जिल्ले इलाही, कि राजा जो है यानी कि सुल्तान जो है वह सीधा सीधा क्या है? भगवान है, सीधा सीधा अल्लाह की छाया है, भगवान की छाया है। और उसको एक नाम दिया गया जिल्ले इलाही, और इसी को नाम दिया गया नियामते खुदाई। क्या नाम दिया गया? नियामते खुदाई। या इसी को एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, राजत्व के सिद्धांत की शुरुआत किसने की? तो राजत्व के सिद्धांत की शुरुआत की थी बलबन ने, जिसने कहा कि इस सुल्तान जो है वह भगवान होता है, और जब जब वो आपके सामने पड़ेगा तो आप उसके सामने सिजदा करोगे और साथ साथ पाबोस करोगे। तो सिजदा और पाबोस की परंपरा की शुरुआत भी की किसने? तो वह भी की बलबन। सिजदा क्या है? तो जब भी सुल्तान आपके सामने से गुजरेगा तो आप घुटने के बल बैठोगे। और पाबोस क्या है? तो एकदम पेट के बल लौट करके और दंडवत प्रणाम करोगे। सुल्तान का यह महत्व होगा। और यह चीज़ एक दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ऐसा काम बलबन ने डरा करके नहीं किया। लोगों के दिमाग में नियामतें खुदा इतने अच्छे तरीके से उसने सेटअप कर दी, इतने अच्छे तरीके से बैठा दिया इमोशनली अटैच करके, कि लोगों ने मान लिया कि हाँ सुल्तान माने भगवान।
और अगर सुल्तान दिखाई देता है तो सामने सिजदा और पाबोस करना है। साथ साथ फारसी नववर्ष, फारसी नववर्ष का यानी कि नौरोज त्योहार एक मनाया जाता था, तो नौरोज की शुरुआत भी करने वाला था आपका बलबन। तो नौरोज की शुरुआत करने वाला शासक भी कौन? बलबन। सुनिएगा कि बलबन 1266 से लेकर के 86 तक 20 वर्ष तक नायब मुमलकात के पद पर, 20 वर्ष तक सुल्तान के पद पर, चालीसा दल का दमन किया, गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत की, जिल्ले इलाही या नियामत खुदाई यानी राजत्व का सिद्धांत दिया, सिजदा और पाबोस यानी घुटने के बल बैठ करके या पेट के लेट करके सुल्तान का अभिवादन करने की परंपरा, और फारसी लोगों का नववर्ष नौरोज जो कि लगभग इस्लाम में प्रतिबंधित था, उसको भी शुरुआत किसने किया? तो बलबन ने किया। और बलबन का एक नाम और आता है, वो आता है उलूग खां। अब यहाँ पर मतभेद है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बलबन उपाधि थी और उलूग खां नाम था, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उलूग खां नाम था और बलबन उपाधि थी। तो हमको उस पर काम नहीं करना है, उलूग खां को ही बलबन कहा जाता है, यह दिमाग में आप बैठा लें। दूसरी चीज कि बलबन के समय में एक नाम और आया, रक्त और लौह की नीति की शुरुआत किसने की? यानी अपने शत्रुओं को यह बिल्कुल छोड़ता नहीं था, तो रक्त और लौह की नीति भी किसने शुरू की? तो रक्त और लौह की नीति भी थी बलबन के सिद्धांत में, तो यही बलबन था। यानी सबसे क्रूर शासक अगर आप मान सकते हो कि पूरे दिल्ली सल्तनत में जब गुलाम वंश की चर्चा होगी तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन एक्शन करने वाला या क्रूर शासन अगर माना जाएगा तो बलबन का ही माना जाएगा। बलबन 20 साल तक नायब मुमलकात के पद पर और 20 साल तक सुल्तान के पद पर, चालीसा दल का दमन किया, रक्त और लौह की नीति अपनाता था अपने दुश्मनों के लिए, गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत करी कि पता किया जाए कि राज्य में राजा के खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ क्या चल रहा है। और सुल्तान मामूली इंसान नहीं है, सुल्तान भगवान है, और भगवान के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो उसको वही सजा मिलेगी, यानी इस निंदा या इस द्रोह की सजा देता था। साथ में जिल्ले इलाही और नियामत खुदाई यानी कि राजत्व का सिद्धांत भी दिया बलबन ने। दूसरा नाम आया कि सिजदा और पाबोस की परंपरा भी बलबन ने अपने शासनकाल में शुरू की। नौरोज की शुरुआत, फारसी नववर्ष नौरोज की शुरुआत भी बलबन ने अपने शासनकाल में की। तो यह सब बलबन का पूरा मामला था। कब तक चला? यह 1286, और यह अंतिम शासक था, या ये कह सकते हैं कि अंतिम सबसे मजबूत शासक था गुलाम वंश का। क्योंकि जैसे ही बलबन की मृत्यु होती है तो बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र बैठता है जिसका नाम था कैकुबाद। अब कैकुबाद बलबन के संरक्षण में ही पला बढ़ा था। अब मैंने पहले ही बताया कि कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो बलबन को भगवान मानते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बलबन के नीतियों का विरोध करते थे, क्योंकि बलबन ने टफेस्ट रूल लगा दिए थे कि मदिरा पान आप नहीं कर सकते, सामूहिक कोई त्यौहार नहीं कर सकते बिना अनुमति के। तो अब इससे क्या है कि कुछ लोग उब भी गए थे। हालांकि बलबन का जन समर्थन कुछ इतिहासकारों ने इस तरीके से वर्णित किया कि लोगों ने बताया कि जब बलबन मरा तो लोग सड़कों पर लोट करके, गिर करके और रोए, और 40 दिनों तक लोगों ने सही तरीके से भोजन नहीं किया और जमीन पर सोया। यानी कि जिस तरीके से दुख मनाना चाहिए एक सुल्तान के मरने पर, एक घर के व्यक्ति के मरने पर, उस तरीके का दुख लोगों ने मनाया बलबन की मृत्यु पर। तो बलबन को आप एक लाइन में यह भी कह सकते हैं कि बलबन एक लोकप्रिय शासक था। लेकिन एक जनरेशन, एक पीढ़ी ऐसी भी थी कि जो बलबन से त्रस्त भी थी, जैसे युवा पीढ़ी, क्योंकि जो नियम थे उस सारे नियमों का उसने इस्लामीकरण कर दिया था कि आप मद्यपान को निषेध करा दिया गया, किसी भी तरीके के नाच गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सामूहिक त्योहारों पर रोक लगा दी गई। नतीजा क्या हुआ कि जब गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु होती है, तो मृत्यु कब होती है? तो 1286 में। तो उसके बाद बलबन का जो पौत्र था जिसका नाम था कैकुबाद, यह 1286 में गद्दी पर बैठता है और 1290 तक गद्दी पर था। कैकुबाद के बारे में क्या हमने बोला कि कैकुबाद पौत्र है किसका? तो पौत्र है बलबन का, गयासुद्दीन बलबन का या उलूग खां का। अब बलबन के नियमों कानूनों से एकदम त्रस्त हो गया था कैकुबाद। तो जैसे ही बलबन मरा
और सत्ता में कैकुबाद आया, उसने बलबन के सारे नियमों को पलट दिया। यानी बलबन जितना कठोर शासक था, कैकुबाद उतना ही विलासी और कामुक शासक निकल गया। नतीजा क्या हुआ कि कैकुबाद अत्यंत विलासी और कामुक शासक था, और सीधे आप कह सकते हो कि जो जो चीज़ें उसने कम करी थी या जो जो चीज़ें बलबन ने ख़त्म करी थी, उन्हीं सारी चीज़ों को कैकुबाद ने अपने शासनकाल में क्या कर दिया, शुरू कर दिया। नतीजा क्या हो गया कि इतना ज़्यादा विलासी होने की वजह से, कामुक होने की वजह से बाद में तुर्की बाद में यह लकवाग्रस्त हो गया, और लकवाग्रस्त होने के बाद तुर्की अमीरों ने डिसाइड किया कि अब कैकुबाद के बाद उसका बेटा कौन बनेगा, तो क्यूमर्स बनेगा। तो कैकुबाद की मृत्यु के पश्चात, और मृत्यु कब हुई, तो 1290। उसकी मृत्यु के पश्चात अगला एक नाम आया उसके पुत्र का, जिसका नाम था क्यूमर्स। क्यूमर्स एकदम नाबालिग पुत्र था, और नतीजा क्या हुआ कि क्यूमर्स 1290 पर गद्दी पर बैठाया तो गया, लेकिन क्यूमर्स का ही जो संरक्षक था, जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो इसका जो संरक्षक था जलालुद्दीन खिलजी, उस जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी क्यूमर्स ने। जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर दी, और नतीजा क्या हुआ कि यही अंतिम शासक बना, और यहाँ से जलालुद्दीन खिलजी के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण हो गया, और यही आपका अंत माना जाता है गुलाम वंश का। सामान्य चर्चाएं फिर से करता हूं कि गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 चला। 11 मुख्य शासक थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम विशेष रूप से आएगा, उसके बाद इल्तुतमिश का नाम विशेष रूप से आएगा, उसके बाद रजिया का नाम विशेष रूप से आएगा, और चौथा बलबन का नाम भी विशेष रूप से आएगा। यहाँ थोड़ा सा दोहरा देता हूँ कि गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र बनता है शासक कैकुबाद। कैकुबाद शुरू से इतना दबाया गया था कि जैसे उसको मौका मिला वह तुरंत अपोजिट रिएक्शन किया, यानी कि जितने नियम कानून बलबन के समय में टाइट थे, उतने ही रूल रेगुलेशंस को उसने ढीला कर दिया, और कुछ समय के पश्चात जब वो लकवाग्रस्त हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो तुर्की अमीरों ने, चालीसा दल तो खत्म हो गया, लेकिन तुर्की अमीर तो अभी भी बचे हुए हैं। तो तुर्की अमीरों ने क्या किया कि उसके पुत्र क्यूमर्स को गद्दी पर बैठा दिया, और उसका संरक्षक नियुक्त किया जलालुद्दीन खिलजी को, और संरक्षक ने ही हत्या कर दी क्यूमर्स की, और संरक्षक ही अगले वंश का संस्थापक बन गया, जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। तो यह पूरी कहानी मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, आज डिस्कशन की मैंने दिल्ली सल्तनत के ऊपर शार्ट में मैक्सिमम चीज़ें बताने की कोशिश की, और लिख करके देता हूं कि एक भी क्वेश्चन दाएं बाएं नहीं जाएगा यूपी SSSC PET के एग्जामिनेशन में। तो इसलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में बढ़ा दीजिएगा, और अगली वीडियो जल्द ही आपके बीच में लेकर के आ जाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।